स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज मैं आपको आपकी रिमझिम की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 करवा रही हूँ, जो कक्षा 5 का है, जिसका नाम है गुरु और चेला, जो कि एक कविता है और जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक हास्य कविता है। इसमें जैसे जैसे आप सुनते जाओगे तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। काफी बड़ी है लेकिन काफी इजी कविता है, उसको काफी अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा है शीर्षक में कि गुरु और चेला, यानी कि एक गुरु और एक चेले के बारे में इस कविता में काफी कुछ बताया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो जो कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता में बताया वो किस प्रकार है कि गुरु एक थे और था एक चेला। कि कविता में एक तो गुरु थे और एक चेला था। चलिए घूमने पास में ना था धेला धेला, यानी एक पैसा भी नहीं था। दोनों ही घूमने चले थे लेकिन उनके पास एक भी पैसा नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, वो इतना चलते गए कि उन्हें रास्ते में एक नगरी यानी कि एक शहर, एक गांव मिला। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी, और उसकी जो सड़कें थी वो चमकती हुई थी, और जो उसकी डगरी यानी डगरी क्या होती है, जिसपे पैदल पाथ होता है, यानी जहाँ से पैदल चलते हैं लोग, वहाँ वो भी चमकती हुई थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। ग्वालिन क्या होती है, जो कि अपने लस्सी या घी बेचती घूमती है, गायों के पीछे वो घूमती है। देखेंगे ना अपने राजस्थान में जो गाय रखते हैं वो उनके साथ साथ ग्वालिनें होती हैं जो अपने घी और लस्सी का काम करते हैं, और जो गगरी उनके सिर पे मटकी होती है, शीश यानी सिर। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी, यानी कि गुरु ने क्या कहा ग्वालिन से कि तू इतनी तेज तेज, यानी वो दौड़ी दौड़ी जा रही थी ना, तो इतनी तेज तू मत भाग। भगरी यानी तू इतनी तेज मत भाग। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि हमें पहले ये बता कि कौन तो इस नगरी में रहने वाला है, कौन इस नगरी का राजा है, और ये कौन सी नगरी, इसका नाम क्या है। कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा, कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ का राजा कौन है और किसका सुयस यहाँ पर इस नगरी में फैला हुआ है। आगे चलते हैं हम। कहा भड़के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। तो जो ग्वालिन थी, दिखाई दे रही है ना आपको ग्वालिन, तो ग्वालिन ने क्या कहा आगे बढ़ के कि महाराज पंडित, आप महाराज पंडित नजर आ रहे हो यानी साधु नजर आ रहे हो, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, तुम तो बड़े भले पंडित हो जो आज हमारी नगरी में यहाँ पधारे हो। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, कि यह जो नगरी है ना ये तो अंधेर मचा हुआ है यहाँ तो, और जो इसका राजा है ना अनबूझ है, यानी कि उससे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता है, यानी कि वो सिर्फ अपनी ही हुकूमत यहाँ चलाते हैं और उन्होंने काफी अंधेर मचा रखा है। टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यानी कि जो भी सामान है ना, कुछ भी महंगा है सस्ता है, सब कुछ एक सेर के हिसाब से मिलता है और एक सेर में आप सब कुछ यहाँ खा सकते हो। उसके बाद गुरुजी ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। गुरुजी तो समझदार होते हैं, सबके शिक्षक समझदार होते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा कि मुझे यहाँ रह के जान थोड़ी ना देनी है अपनी, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, मुझे कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेनी है। और वो वहां से चले जाते हैं। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, कि पता नहीं यहाँ तो किसी भी क्षण, क्षण क्या होता है बेटा, क्षण। मैं साथ के साथ शब्दार्थ करवा रही हूँ तो ध्यान देंगे। क्षण होता है क्षण, यानी एक पल में कभी भी अंधेर हो सकता है, यानी कि हमारे साथ बुरा हो सकता है। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, मेरे मन में मेरे दिल में बिल्कुल भी यहाँ रहने को ठीक समझना नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे मन में यहाँ रहना ठीक नहीं आ रहा है। उसके बाद गुरुजी ने कहा, गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना, यानी कि गुरुजी तो उसकी मान गए वहां से जाने के लिए, लेकिन जो मोटा तगड़ा चेला था, खाने का शौकीन था, वो नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। अब चेला नहीं माना तो गुरुजी को उसको वहीं छोड़ के वापस जाना पड़ा। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, गुरुजी तो वहां से चले गए लेकिन जो चेला था वो वहीं रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, और वो यही सोचता रहा कि मैं यहाँ रहकर मोटा तगड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल रही है। उसके बाद फिर चलते हैं कविता में आगे। चला
हाट को देखने आज चेला। हाट क्या होती है बेटा? हाट जहाँ पर हम छोटी छोटी रेहड़ियां या छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, जहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलती है, तो वो हाट को देखने आज अकेला ही चल पड़ा। कौन? चेला। तो देखा वहां पर गजब रेल पेला, यानी कि उसने देखा कि गजब यानी अनोखा, रेल पेला यानी भीड़ भाड़ थी, अनोखी भीड़ वहां उभर रही थी। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, यानी कि जीरा हो या हल्दी सभी कुछ टके सेर यानी एक सेर में, एक टके में एक सेर मिल रही थी, यानी 1 टका देके 1 सेर चीज मिल रही है, चाहे वो हल्दी हो या जीरा हो, ककड़ी हो या खीरा हो, कुछ भी ले लो, उस नगरी में सभी कुछ टके सेर मिल रहा था। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। अब चेला तो खाने का शौकीन था, तो वो रबड़ी मलाई के चक्कर में आके उसको भी टके सेर लेता है और खाता है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, यानी कि वो वहां रहने लगा और हर रोज मलाई खाने लगा, क्योंकि टके सेर थी ना। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, लेकिन अभी कविता खत्म नहीं हुई है, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इससे आगे का ताजा हाल सुनो अब तुम। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, क्योंकि वो तो अंधेर मचा रखा था ना, और वो राजा तो अनबुझ था, उससे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता था ना। उसके बाद फिर क्या होता है चेले के साथ? बरसता था पानी चमकती थी बिजली, कि वहां जो नगरी थी उसमें चारों तरफ पानी बरसने लगा, यानी पानी का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया, और चमकती थी बिजली, चारों तरफ बिजली चमकने लगी। थी बरसात आई दमकती थी बिजली, जब बरसात इतनी तेज आई कि वहां जो बिजली थी वो दमकने लगी। गरजते थे बादल, बादल तेजी से गरजने लगे और चमकती थी बिजली, और बिजली ऐसी लग रही थी कि वो छमाछम नाच रही है। थी बरसात गहरी दमकती थी बिजली, मतलब इतनी तेज बरसात थी कि धमाधम होने लगी, यानी कि खूब तेज आवाज होने लगी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, मतलब इतनी तेज बारिश हुई कि उस नगरी की जो एक बड़ी सी दीवार थी वो गिर गई। जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, और जहां दीवार गिरी थी वहां पर जो अनबूझ राजा थे, जो किसी की सुनते नहीं थे, वो अपनी सवारी यानी कि अपने घोड़े हाथी जो भी जिसमें बैठ के वो रथ में जाते थे लेके पहुंच गए। झट संतरी को झपट कर बुलाया, डपट कर बुलाया, डपट यानी डांट लगाकर। उसने झट से किसको बुलाया? अपने संतरी को, यानी अपने दरबारी को। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया? उसने पूछा अपने संतरी से कि ये जो दीवार है क्यों गिरी है और इसे किसने गिराया है, क्योंकि राजा का ही हुक्म चलता है ना वहां पर। कहा संतरी ने महाराज साहब, संतरी ने कहा कि महाराज साहब न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यानी मेरी इसमें कोई गलती यानी कर्तव्य यानी मेरी कोई चाल नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, यानी कि दीवार तो पहले कमजोर बनी हुई थी, इसी में गिरी, यह न मोटी घनी थी, इसीलिए गिर गई क्योंकि ये मोटी नहीं बनी हुई थी। उसके बाद वो खता देखते हैं, किसकी बताता है? खता कारीगर की महाराज साहब। अब उसने अपना जो दोष था वो दूसरे पे डाल दिया, क्योंकि अनबुझ राजा थे, सुनते तो है नहीं किसी की, तो बचने के लिए न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, इसमें मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, कारीगर का नाम ले दिया तो कारीगर को बुलाया गया। बिठाया गया कारीगर झट वहां पर, और कारीगर को वहां पर बिठाकर उससे पूछा गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। अब राजा ने क्या कहा संतरी के कहने से कि कारीगर की अगर गलती है तो इसको सजा दे दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो, यानी कि इसकी जो खता है इसको कजा दो, यानी कि इसको काफी कड़ी सजा दे दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ नहीं मेरी। अब उसने भी जो अपनी गलती है वो दूसरे पे डाल दी कि इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, यानी गलती नहीं है, बगैर देरी के उसने अपनी बात टाल दी। अब किस पे टाल दी? अब वो हम देखते हैं। यह भिष्टी की गलती, यह उसकी शरारत। अब भिष्टी कौन होता है? जो गारा को गीला करता है, यानी मिट्टी को गीला करता है। यह भिष्टी की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत, यानी उसी की गलती है, उसने जो गारा थी ना, जो मिट्टी थी, उसको ज्यादा गीला कर दिया था, इसलिए दीवार कच्ची बनी। कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ। अब राजा ने आदेश किया कि भिष्टी को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ा दो, क्योंकि भिष्टी की गलती है तो उसे फांसी पे लटका दो। उसके बाद फिर चलते हैं, क्या हुआ कविता में? चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, जल्दी से भिष्टी भी वहां चला आया। जो कारीगर था, नजर आ रहा है आपको? भिष्टी जो मजदूर होते हैं, गारा बनाते हैं।
कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। अब वो भी पलट गया, क्योंकि राजा से तो सबको डर लगता है ना। यह गलती है जिसने मशक को बनाया। मशक क्या होती है? एक रबड़ का थैला होता है जो कंधे पे टांगा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। जब हम ऊंचे पहाड़ों पे या कहीं रेगिस्तान के साइड जाते हैं ना, तो वहां मशक वाले मिलते हैं जो आपको पैसे लेके भी पानी पिलाते हैं और कुछ सेवा के लिए भी पानी पिलाते हैं। तो मशक को बुलाया कि ज्यादा ही जिसमें था ने पानी समाया, कि मतलब इतनी बड़ी उसने मशक बनाई कि जिसमें बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो इसने क्या कहा कि उसमें खता कुछ ने मेरी है, गलती है जिसने मशक को बनाया, कि मशक बनाने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। अब मशक वाले को भी डर लगा, क्योंकि राजा से तो सब डरते हो, तो फांसी पे टांग देगा। तो मशक वाला आया, मशक वाले ने कहा मेरी भी कुछ गलती नहीं है। कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, कि मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, यह मंत्री की गलती। अब उसने अपना दोष किस पे मर दिया? मंत्री पे, क्योंकि सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, कोई गलती मानने को तैयार नहीं है मंत्री की गफलत। अब ये मंत्री की गलती वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो राजा है वो अनबूझ है, किसी से कुछ पूछता नहीं है, फटाफट से अपनी गलती देख लेता है मंत्री की गफलत, यानी मंत्री की गलती है, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत वही होती है गलती, यानी कि उन्हीं की हिम्मत है इतनी कि उसने ऐसा किया है, ये हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, यानी जो मंत्री जी थे ना, उन्होंने मेरी मशक बनाने के लिए बड़े से जानवर का चमड़ा दिलाया। चुराया ने चमड़ा मशक को बनाया, और मशक उसने ऐसी बनवाई जो मोटे चमड़े की बन गई, उसमें बहुत सारा पानी आया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी। अब वो इतनी बड़ी बन गई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। ये गलती न मेरी है, गलती बिरानी, मेरी गलती नहीं है भाई, बिरानी यानी पराई गलती है मंत्री की गलती, तो मंत्री को बुलाओ। अब राजा तो राजा है, वो अनबूझ अंधेर मचा रखी है, यानी कि वो सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। अब मंत्री को बुलाया गया, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब उन्होंने क्या कहा कि मंत्री को फांसी पे चढ़ा दो। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। अब जल्लाद कौन होता है? जो फांसी पे टांगता है, और फौरन जल्दी से जो जल्लाद थे वो मंत्री को लेके चल पड़े। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, उसी समय, यानी उसी पल उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए ले चल पड़े। फिर कहानी कविता कैसे घूमती है? मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, यानी कि जो मंत्री था वो बहुत दुबला था, ठीक है, न गर्दन में फांसी का फंदा था। अब मंत्री की गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं, क्योंकि मंत्री पे जब इल्जाम लगा तो मंत्री चुप रहा, लेकिन क्या हुआ? फांसी पे टंगने को तैयार तो था, लेकिन फांसी का फंदा उसको आया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पतला था और फांसी का फंदा बड़ा बन गया था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। देखो राजा ने कहा मेरे मचा रखा है, मतलब गलती किसकी है, और वो फांसी पे किसको टांग रहा है? जिसकी भी गर्दन में फंदा फिट हो जाए। तो वो कहता है जिसकी भी मोटी गर्दन हो उसको पकड़ लो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। अब वो उसी चेले के पास पहुंच गए जो अपने गुरुजी की न मानकर इस नगरी में खाने के चक्कर में रुका था, क्योंकि वो हलवा दनादन खा रहा था, उसकी मोटी गर्दन भी थी, वो मोटा ताजा था, तो उसके पास पहुंच गए। कहा संतरी ने चले आप फौरन। संतरी ने क्या कहा चेले को कि आप फौरन चले, महाराज ने भेजा न्योता इसी सन। अब जो वो मंत्री थे यानी संतरी थे, उन्होंने कहा कि आप जल्दी चले, क्योंकि महाराज ने आपके लिए निमंत्रण, न्योता होता है निमंत्रण, अभी अभी भेजा है। तो चेला क्या कहता है? बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। अब राजा जी का मैसेज सुन के तो वो बड़ा खुश हुआ। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। अब मेरा तो महाराज से न्योता आया, मैं तो खूब खाऊंगा, क्योंकि मोटा था ना वो, खाने का शौकीन था, इसलिए तो रुका था। मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, लेकिन आके देखा तो ये क्या जमेला, यानी कि ये क्या मुसीबत हो गई है। वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, एक अजब यानी अनोखा मेला, यानी भीड़ जुड़ी हुई थी। अब क्या भीड़ थी, आगे कविता कैसे घूमती है देखो। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। अब चेले के तो हाथ पैर फूल गए, मेरी तो कोई गलती भी नहीं, मुझे क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हैं। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ने बक बक बचाओ। अब राजा तो अनबूझ है, वो सुनता तो किसी की है नहीं, उसने अंधेर मचा रखी है, तो क्या कहता है राजा चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, और ये अपनी बक बक ऐसे मत मचाओ यहाँ पर, हाँ यहाँ मेरी चलती है, मैं राजा हूँ, तुम्हें फांसी पे चढ़ना है। मगर था न बुद्धू, लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, क्योंकि इतने सालों से जो गुरुजी की शिक्षा ग्रहण जिसने की वो ज्ञानी था, वो बुद्धू नहीं था चालाक चेला, चालाक था वो तो पूरा। उसने क्या किया, मचाया बड़ा ही वहीं पर जमेला।
चाहे फांसी चढ़ाओ, मेरे गुरुजी को बुला दो, उसके बाद भले ही मुझे फांसी पे चढ़ा दो। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, गुरुजी झट से वहां पर बुला लिए गए कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर चेला खड़ा होकर रो रहा था ना, वहां गुरुजी बुला लिए गए। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, गुरुजी ने चेले को बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। मंत्र यानी उसने कुछ श्लोक, कुछ अपनी ज्ञान की बात उसके कान में फूंक दी, यानी कि कोई षड्यंत्र रचेंगे अब गुरु और मंत्री, गुरु और चेला। तो ध्यान से सभी बच्चे देंगे, कविता घूमने वाली है, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। अब गुरु ने उसके कान में क्या कहा कि चेला और गुरु दोनों ही झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, और उनमें आपस में जिद्दा बहसी हो गई, जिद लग गई कि क्या जिद लगी, धक्का देने लगे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, गुरुजी कह रहे मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब कहीं गुरुजी उसको रोकने आए थे फांसी को, वो खुद कह रहे मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कह रहा है मैं फांसी चढ़ूंगा। अब जो महाराज थे वो तो भ्रमित हो गए कि ये क्या हुआ, पहले तो चेला था अब गुरु को भी फांसी चढ़ाऊं क्या, दो फंदे तो है ही नहीं। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। अब दोनों लड़ रहे हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, ऐसे अड़ गए हैं। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है, यानी कि राजा ने पूछा कि बात क्या है, गुरुजी से पूछा बात क्या है, तो गुरुजी ने फौरन बात उनको बता दी, यानी जो करामात गुरुजी ने उसके कान में की थी ना चेले के, वो बता दी। अब वो करामात क्या थी वो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, यानी कि इतनी बढ़िया मुहूर्त, इतना शुभ मुहूर्त है कि इस शुभ मुहूर्त में जो भी फांसी पे चढ़ेगा ना वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यानी राजा तो एक दो नगरों का होता था ना, लेकिन चक्रवर्ती राजा पूरे हिंदुस्तान का होता था, समझ आया। तो यानी कि चक्रवर्ती बनेगा, पूरे देश का राजा वो बन जाएगा जो आज फांसी पे चढ़ेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, ये छत्र यानी कि जो राजा के ऊपर छत्र किया जाता है, यानी छाया जो की जाती है वो सोने की होती है ना, तो वो छत्र उसके सिर पर तन जाएगा, यानी चढ़ जाएगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। राजा ने कहा क्या ये बात सच है, तो गुरु ने क्या कहा, गुरु का कथन तो कभी झूठ होता ही नहीं है, मैं तो सच कह रहा हूँ। आज जो इसी क्षण फांसी चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसीलिए मैं ही फांसी पे चढ़ूंगा। अब राजा तो मूर्ख था, उसने अंधेर मचा रखी थी। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब राजा ने क्या कहा, तो ठीक है फिर अगर ये शुभ मुहूर्त है तो फांसी पे मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा और इसी टाइम मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। अब जो राजा था वो फांसी पर चढ़ गया और जो प्रजा थी उन्होंने खूब बाजा बजाया। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, क्योंकि प्रजा को तंग कर रखा था ना उसने, तो प्रजा तो खूब खुश हो गई क्योंकि मूर्ख राजा मर गया था। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, लोगों ने आपस में बधाई दी कि आज हम एक महामूर्ख से छूट गए हैं। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा, और जो वो नगरी थी वो उस राजा ने जो किसी से कुछ सुनता नहीं था वो अंधेर मचा रखी थी, अब वो प्रज्वलित हो गई, यानी एक चमाचम नगरी बन गई है। और किसके कारण, एक गुरुजी के ज्ञान के कारण, एक गुरुजी ने प्रजा को अपने ज्ञान से मूर्ख से बचा लिया। तो ये जो कविता थी बेटे किसकी थी, सोहनलाल द्विवेदी जी की। तो मैंने इसके शब्दार्थ आपको साथ साथ कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से ये कविता समझ आ गई होगी, काफी अच्छी आपको रुचि भी आई होगी। बेटा इसका PDF आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।